तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और यूपीएससी के पुराने पेपर्स में भी आ चुके हैं। तो अगर अब तक आपने वो वीडियोस ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर सोशल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पेपर इस बार ऑब्जेक्टिव मेथड से होना है। तो मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। टर्नर संलक्षण या टर्नर सिंड्रोम मानसिक दुर्बलता मेंटल डिफिशियंसी का एक ऐसा नैदानिक प्रकार है जो सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौनापन किटेनिज्म एक ऐसी मानसिक दुर्बलता मेंटल डिफिशियंसी का प्रकार है जिसमें क्या होता है। तो बौनापन में जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका स्राव कम हो जाता है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीकेयू मानसिक दुर्बलता का एक ऐसा प्रकार है जिसका संबंध किससे होता है। तो पीकेयू है क्या? पीकेयू का फुल फॉर्म होता है फेनिलकेटोन्यूरिया और इसका संबंध प्रोटीन चयापचय की गड़बड़ी से होता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ी से पीकेयू का संबंध होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। निरुत्साह तथा उदासी का लंबे समय तक बने रहना सबसे प्रमुख लक्षण है किस रोग का, मतलब किस विकृति का सबसे प्रमुख लक्षण है। तो यह विषादी स्नायु विकृति का डिप्रेसिव न्यूरोसिस का सबसे प्रमुख लक्षण होता है, जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक बिना उत्साह के एकदम उदास चुपचाप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरह के व्यक्ति में विषाद विकृति का रोग उत्पन्न होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है ऐसे व्यक्ति जिनमें दोष भाव गिल्ट फीलिंग के प्रति झुकाव अधिक होता है, यानी ऐसे व्यक्ति जो बहुत जल्दी गिल्ट फील करने लगते हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिनमें तनाव की सहन शक्ति कम होती है। थर्ड है ऐसे व्यक्ति जिसमें तनावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति अतिरंजित ढंग से प्रतिक्रिया करने की आदत होती है, यानी बहुत ज़्यादा ही वो उसको सीरियस ले लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है ऐसे व्यक्ति जिसमें उपर्युक्त तीनों विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। उपर्युक्त तीनों विशेषताएं जिस व्यक्ति में होती है वह डिप्रेसिव न्यूरोसिस में जाने की संभावना उनकी बहुत ही अधिक होती है। यहाँ पर ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। कई अध्ययनों से यह पता चला है कि मन स्नायु विकृति का रोग उन व्यक्तियों में विकसित होता है जिनके परिवार में इस रोग का इतिहास रहा हो। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? जो डिसऑर्डर है उनके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। इस रोग का एक प्रमुख निश्चित कारण आनुवांशिकता है। जाहिर सी बात है कि अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो रोग ट्रांसफ़र हो रहा है या पेरेंट्स में था और अब बच्चों में दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हेरिडिटी की वजह से ही उसके अंदर आया है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। मन स्नायु विकृति साइकोन्यूरोसिस के कई सामान्य कारण बतलाए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे इन कारणों में नहीं रखा जाता है। तो जो साइकोन्यूरोसिस होता है उसमें हम बाधित व्यक्तित्व वर्धन, मतलब जो ब्लॉक पर्सनल ग्रोथ होता है उसको नहीं रखते हैं, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ का साइकोन्यूरोसिस से कोई संबंध नहीं है। बाकी जो आपके तीन ऑप्शन है जैसे एंग्जाइटी डिफेंस हो गया, फॉल्टी लर्निंग हो गया, इसके साथ साथ एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन हो गया, ये सभी उसके कारण है जो व्यक्ति में साइकोन्यूरोसिस उत्पन्न कर सकते हैं। बट यहाँ पर बाधित व्यक्तित्व वर्धन का कोई कारण नहीं है।
मतलब ये उसका कारण नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, अस्तित्वात्मक स्नायु विकृति एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस क्या है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, एक ऐसी विकृति जिसमें रोगी को अन्य संक्रमण की भावना प्रदान होती है। सेकेंड ऑप्शन, एक ऐसी विकृति जिसमें रोगी को अर्थहीनता की अनुभूति प्रदान होती है। थर्ड है, एक ऐसी विकृति जिसमें रोगी को भाव शून्यता की अनुभूति प्रदान होती है। और लास्ट है जिसमें ऊपर के तीनों आइटम्स आते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपका ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त तीनों ही ए बी सी तीनों सिम्टम्स जिस पर्सन में होते हैं उसके अंदर एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययनों से यह पता हुआ है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में सामान्यतः कौन सा रोग पाया जाता है? ऐसे व्यक्तियों में रूपांतरित हिस्टीरिया, कन्वर्जन हिस्टीरिया के होने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित व्यवहारात्मक लक्षणों में किसे मनोविदलता के लक्षणों में शामिल किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, सुबह सवेरे उठकर चिल्लाते रहना, उदासीपूर्ण आनंद अभिव्यक्ति, सैड फेशियल एक्सप्रेशन मतलब मुंह बनाना एकदम दुखी दुखी सा। थर्ड है असंगत बातचीत, इनकोहेरेंट स्पीच मतलब ऐसी बातचीत करना जिसका कोई सेंस ही ना हो। और लास्ट है प्रसन्न मनोदशा, इलेटेड मूड। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, सुबह सवेरे उठकर चिल्लाते रहना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, विभिन्न प्रकार के मनोदशा तथा विभ्रम की अधिक प्रधानता होती है। तो मनोदशा और विभ्रम की जो सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है वो होती है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में, जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जबकि वास्तविकता में उसका कोई संबंध नहीं है। अगर आप इससे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहें तो इसके ऊपर 2 मूवीज़ से रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, आप देखें, उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया गया है। और दूसरा है ए ब्यूटीफुल माइंड। इन दोनों मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, मनोविदलता का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें रोगी अत्यंत प्रत्याहार एक्सट्रीम विड्रॉल की अवस्था में, अधिक उत्तेजना एक्सट्रीम एक्साइटमेंट की अवस्था में और पुनः कुछ घंटों या दिन के बाद अत्यंत प्रत्याहार की अवस्था में आ जाता है। मतलब उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं और एक्सट्रीम लेवल के चेंजेस हो रहे हैं। तो जो ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं वह कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कई बार आप अगर कभी मेंटल हॉस्पिटल में विज़िट करें और आप देखेंगे तो अगर आपको कैटाटोनिक पेशेंट मिलेगा तो आप देखेंगे कि कई बार वो एक ही पोजीशन में सीधा खड़ा रहता है। मतलब अगर वो हाथ ऊपर उठाए है तो कई घंटों तक, या हो सकता है कि पूरे दिन वो हाथ ऊपर उठाए ही खड़ा होगा। और आप उसका हाथ नीचे भी करना चाहेंगे तो नीचे नहीं कर पाएंगे, वो उनका हाथ एकदम से रिजिड हो जाता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, ऐसा व्यक्ति जो अपराधी व्यवहार को अपना पेशा बना लेता है या पेशा बना चुका है वो कहा जाता है? तो ऐसे पर्सन को डाई सोशल पर्सनालिटी वाला पर्सन कहते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से सबसे गंभीर प्रकार की मनोविदलता जो कम उम्र में विकसित होती है वो कौन सा है? तो कम उम्र में विकसित होने वाली सबसे गंभीर प्रकार की मनोविदलता है हेमिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया, यानी आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मनोविदलता से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, एक सेपरेट वीडियो जिसमें मनोविदलता क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब उसके बारे में कब से स्टार्ट हुआ बातचीत होना, और
इसके साथ साथ उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, मैं उस पर फिर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, मॉडल मनोविकृति, मॉडल साइकोसिस किसे कहते हैं। तो यह एक ऐसी अवस्था होती है, मॉडल साइकोसिस एक ऐसी अवस्था होती है जो मनोविकृति के समान होती है और जो कुछ खास तरह के औषधि जैसे LSD आदि के खाने से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, मनोविकृति विषाद, साइकोटिक डिप्रेशन तथा उत्साही विषादी मनोविकृति की विषादी अवस्था में मूल अंतर क्या है। मतलब जो एक साइकोटिक डिप्रेशन हो गया अलग, और मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत जो उत्साही विषादी मनोविकृति है उसमें जो विषाद है, उन दोनों विषादों में क्या अंतर है। यहाँ पर जो मेन अंतर है वो ये है कि जो साइकोटिक डिप्रेशन होता है, मनोविकृति विषाद होता है, उसमें विषाद का कोई आवर्ती इतिहास यानी रिपीटेटेड हिस्ट्री नहीं होता है, और इसके साथ साथ जो पर्सन का मूड होता है वो मूड स्विंग नहीं होता है कि अभी खुश है तुरंत फिर दुखी हो गए, ऐसा नहीं होता है। जबकि जो मनोदशा के अंतर्गत विषाद आता है उसमें ऐसा पाया जाता है कि पर्सन अभी तो खुश है, अगली पल वो दुखी हो जाता है, फिर खुश हो जाता है, फिर दुखी हो जाता है। तो ये इसका मेन अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। जो नीचे कथन दिया गया उनमें कौन सा असत्य है। तो जो आपका ऑप्शन सी है, कोरोनरी रोग या कोरोनरी डिजीज एक तरह का आमाशयांत्र विकृति है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है या असत्य है, क्योंकि कोरोनरी आमाशयंत्र विकृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 93 रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए हम 94 को देखते हैं। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि आंत का घाव पेप्टिक अल्सर कुछ खास तरह के व्यक्तियों में आसानी से विकसित हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, सैडिस्टिक पर्सनालिटी या पैरानॉइड पर्सनालिटी। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। जो टाइप ए पर्सनालिटी वाले पर्सन होते हैं उनमें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, कई अध्ययनकर्ता के अनुसार मनोविरलता की उत्पत्ति किससे होती है। मनोविरलता की उत्पत्ति केंद्रीय तथा कायिक दोनों ही तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी से होती है। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब पर्सन में स्किज़ोफ्रेनिया के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइकोएनालिटिक थ्योरी के अनुसार मनोविरलता में रोगी क्या करता है। तो जो साइकोएनालिटिक थ्योरी था उसमें फ्रायड ने यह बताया था कि जब पर्सन में कोई मनोविरलता के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वो रिग्रेसिव बिहेवियर करने लगता है। मतलब बचपन के बिहेवियर या कोई ऐसा बिहेवियर जो पहले करता था उसी बिहेवियर को दोबारा रिपीट करने लगता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। प्रतिगमित व्यवहार रिग्रेसिव बिहेवियर की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नांकित कारकों में से मनोविरलता का संबंध किससे सबसे अधिक है। तो मनोविरलता का संबंध निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से सबसे अधिक होता है। यह रोग ऐसे व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी लो होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, स्थिर व्यामोह पैरानोइया में निम्नांकित में से किस तरह के व्यामोह की प्रधानता होती है। तो पैरानोइया में हम देखें तो जो महानता या दंड दोनों तरह के व्यामोह की प्रधानता होती है। मतलब ऐसे व्यक्ति खुद को या तो बहुत महान समझने लगते हैं कि मैं तो बहुत महान हूँ, मुझसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, सब मेरे अनुयायी हैं, सब मुझसे छोटे हैं, ऐसी भावना आती है उनमें। या फिर उनके अंदर ऐसी भावना आती है कि नहीं, सब लोग मेरे खिलाफ साजिश बना रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, व्यामोह
यानी पैरानोइया मूलतः एक चिंतन विकृति थॉट डिसऑर्डर है। इसके रोगियों के चिंतन में घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है। वह क्रम कौन सा होता है? तो जो पैरानोइया से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें जो घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है वो होता है कि पहले वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब लोग उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं, कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं। अगर कोई दो व्यक्ति आपस में खड़े बात भी कर रहे हैं तो उनको लगता है कि वो मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्टिव थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, रक्षात्मक चिंतन शुरू करते हैं। फिर हॉस्टैलिटी मतलब वो विद्वेष की भावना आ जाती है उसमें। इसके बाद पैरानोइया इल्यूमिनेशन होता है, व्यामोह का प्रबोधन होता है, व्यामोह की उत्पत्ति होती है और बाद में जाकर उनमें डिल्यूजन के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। मनोविकृति साइकोसिस का एक ऐसा भी प्रकार है जिसमें बौद्धिक उन्मुखता, इंटेलेक्चुअल डिसओरिएंटेशन तथा तार्किकता बिल्कुल ही अक्षुण्ण होती है, मतलब ना के बराबर होती है, और रोगी एक सामान्य व्यक्ति के समान प्रतीत होता है। इस तरह के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऐसे प्रकार को हम पैरानोइया के अंतर्गत रखते हैं, स्थिर व्यामोह के अंतर्गत रखते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। कुछ मानसिक रोग संवेग रहित चेहरा, अपर्याप्त सूझ, तरह तरह की विभ्रम, चिंतन में अस्पष्टता आदि का लक्षण दिखलाते हैं। तो आप इनमें से इन्हें किस श्रेणी में रखेंगे? तो एक बार फिर से यह हम रखेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के अंतर्गत, क्योंकि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, मनोविदालिता के पेशेंट होते हैं, उनमें ऐसे ही लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। जब कोई मानसिक रोगी किसी वाक्य या शब्द को सुनकर उसे ही बार बार दोहराता रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? आपने भी कभी ना कभी ऐसे पर्सन देखे होंगे जो अगर कोई शब्द सुन लेते हैं तो उसी को बार बार रिपीट करने लगता है। तो इसे इकोलेलिया कहा जाता है। इकोलेलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन अगर कोई बात सुन लेता है तो उसी को बार बार दोहराते रहता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। व्यामोह का वह प्रकार जिसमें रोगी को यह गलत विश्वास हो जाता है कि दूसरे लोग प्रायः उसके बारे में ही बातचीत करते हैं तथा उसके बारे में झूठ सच का मसौदा तैयार करते हैं, को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं संदर्भ का व्यामोह, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। यह एक तरीके से पैरानोइया से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर सी सी लिखा हुआ है, लास्ट ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर, संदर्भ का व्यामोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। जिस विभ्रम में रोगी अपने आप को छोटे बच्चों एवं व्यक्तियों से घिरा हुआ पाता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब उसको ऐसा हेलुसिनेशन होता है कि उसके आसपास में छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो पर्सन इस रोग से ग्रसित होते हैं उनको ऐसा दिखाई देता है कि उनके आसपास छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं या व्यक्तियों से वो घिरे हुए हैं। तो ऐसे पर्सन के अंदर जो डिसऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं लिलीपुटियन विभ्रम या लिलीपुटियन हेलुसिनेशन। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। आंगिक मनोविकृति, ऑर्गेनिक साइकोसिस तथा कार्यात्मक मनोविकृति, फंक्शनल साइकोसिस में मुख्य अंतर क्या है? तो आंगिक मनोविकृति का जो आधार होता है वो दैहिक होता है, जबकि जो कार्यात्मक मनोविकृति का आधार होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर के लोगों में कौन सा रोग होता है? जैसे निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर में तो हमने देखा
कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो उच्च आर्थिक सामाजिक स्तर के व्यक्ति होते हैं उनमें अगर आप देखें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की प्रधानता अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने 29 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।